सभी कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशन अड्डा बाय मी में। आज की इस वीडियो में हम आपके लेके आए हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती कक्षा 7वीं 8th ग्रेड वर्कबुक प्रश्नोत्तर पुस्तिका है ये। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं 6 अध्यायों के आंसर एक ही वीडियो में। तो देखिए कौन कौन से पाठ हैं आज की इस वीडियो में हैं। पहला मेरी भावना, दादी की घड़ी, मेरी वसीयत, 2 कविताएं, मध्य प्रदेश का वैभव और राखी का मूल्य। ये सारे पाठ एक ही अध्याय में आपको सारे पाठों के आंसर जो हैं एक ही वीडियो में आपको मिल जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे वीडियो की तरफ। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके, और वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उनकी भी मदद हो सके। पार्ट 1 है मेरी भावना। बहुविकल्पी प्रश्न। हृदय में कौन सा भाव होना चाहिए? तो हृदय में ए प्रेम भाव होना चाहिए। दूसरा कविता में सौंदर्य उत्पन्न करते हैं तो अलंकार, सी इसका आंसर है। पहले अति लघु उत्तरीय प्रश्न। मेरी भावना कविता में कवि के अनुसार किसकी सेवा करनी चाहिए? तो मेरी भावना कविता के अनुसार हमें लोगों की सेवा करनी चाहिए। प्रश्न चौथा। अप्रिय कठोर शब्द नहीं कोई मुख से कहा करे, उक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो उक्त पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। प्रश्न पांचवा। मेरी भावना कविता के भावार्थ में कवि इस जीवन में कौन सा कार्य करना चाहता है? तो उत्तर मेरी भावना कविता के भावार्थ में कवि इस जीवन में अच्छे तथा परोपकारी कार्य करना चाहता है। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मेरी भावना कविता में कवि किससे दूर होना चाहता है? तो इस कविता मेरी भावना कविता में कवि दुष्ट व निर्दयी लोगों से दूर होना चाहता है। प्रश्न 7वां। मेरी भावना पाठ का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? आप अपने शब्दों में लिखिए। तो मेरी भावना कविता से मुझे सभी लोगों से मैत्री भाव रखने, और मैत्री मतलब अच्छा भाव रखने, और दूसरे जीव जंतु से साम्य भाव रखने की शिक्षा मिलती है। प्रश्न 8वां। मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे, उस पंक्ति का भावार्थ शब्दों में लिखिए। तो इस संसार में जितने भी जीव जंतु हैं उन सभी से मैं एक मित्र की भांति व्यवहार करूं। प्रश्न 9वां। रहे भावना ऐसी मेरी सरल सत्य व्यवहार करूं, इस पंक्ति का भावार्थ लिखिए। तो बच्चे संसार के सभी लोगों से सरलता और सत्यता का व्यवहार रखना चाहते हैं, वे किसी के साथ छल कपट नहीं करना चाहते, तो इन्हीं की तरह मेरा भी व्यवहार रहे। मेरी भावना कविता में कवि ने किन किन पर साम्य भाव रखने की बात कही है? तो उत्तर इस कविता में कवि दुर्जन, क्रूर और सत्य के मार्ग से भटके हुए व्यक्तियों पर साम्य भाव रखने की बात कह रहे हैं। प्रश्न 11वां। मेरी भावना कविता में का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर मेरी भावना कविता में कवि ईश्वर से स्वयं के लिए तथा पूरे संसार के लिए अच्छी भावना प्रदान करने का वरदान मांगता है। इस कविता में कवि ने प्रमुख रूप से इस संसार के परोपकार के बारे में बात कही है। प्रश्न 12वां। सत्य और परोपकार की भावना से संबंधित कोई कहानी अपने शब्दों में लिखी। तो एक चरवाहा अपनी भेड़ बकरी के साथ समुद्र के किनारे बैठा करता था। चरवाहा बैठे बैठे आसमान देखते हुए कुछ बोल रहा था। इस तरह हर दिन चरवाहा आसमान में देखते हुए बात किया करता था। यह सब एक जलपरी देख रही होती है। जलपरी उस चरवाहे की है कोमल स्वभाव पर मोहित हो जाती है, और जलपरी उस चरवाहे से अपने मन की बात करती है। चरवाहे ने कहा मैं शादीशुदा हूँ। जलपरी ने कहा कोई बात नहीं, लेकिन मैं तुम्हें ही दिखाई दूंगी, किसी और को दिखाई नहीं दूंगी। मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूँगी, लेकिन ये बात और किसी को नहीं बता सकते तुम। चरवाहे ने तुरंत जलपरी के साथ शादी कर ली। चरवाहा बहुत खुश था, उसकी हर कोई इच्छा पूरी होने लगी थी। लेकिन चरवाहा एक दिन अपनी पत्नी के साथ घर में लड़ाई करता और कहता है कि मैंने दूसरी शादी कर ली है, मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। कहते ही जलपरी चली गई। चरवाहा और अब दुखी हो गया। पार्ट 2 है दादी की घड़ी। उत्तर वही विकल्पी प्रश्न है। विभा ने आते ही जोरदार ऐलान किया, वाक्य में रेखांकित शब्द है। तो निपात जो ही है वह एक निपात शब्द है। प्रश्न 2। तकिया राम सुबह 4 बजे जगा देना। जगाने की तरकीब दीपू को किसने बताई? तो यह दादी ने बताई थी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 3। आंगन पड़ी में खटिया पर जा बैठा चुपचाप, वाक्य को सही पदक्रम में लिखिए। उत्तर आंगन पड़ी खटिया पर चुपचाप जा बैठा। दीपू को किस चीज़ की बड़ी इच्छा थी? तो प्रश्न 4 है ये। उत्तर है दीपू अलार्म घड़ी की बड़ी इच्छा थी। वह सोचता था कि हम भी सिरहाने घड़ी रखकर सोएं और उसकी सुरीली आवाज़ के साथ दिन की शुरुआत करें। प्रश्न 5। दीपू के दोस्त इससे ईर्ष्या क्यों करते थे? उत्तर उसके दोस्त तो ईर्ष्या ही करते हैं कि पूरे घर में वह सबका लाडला है, पर उसे इस बात की जरा भी खुशी नहीं थी। प्रश्न 6। सभी लोग दीपू को क्यों डांट रहे थे? उत्तर सभी लोग दीपू को इसलिए डांट रहे थे क्योंकि घड़ी टूट गई थी। लघु उत्तरीय प्रश्न। दम साधना मुहावरे का अर्थ लिखिए और वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो उत्तर दम साधना चुप रह जाना। प्रयोग घड़ी के टूट जाने के बाद
दीदी और भैया की डांट खाने के बाद दीपू दम साध गया। घड़ी कैसे टूट गई थी? तो उत्तर है सारी रात बिस्तर पर इधर से उधर चहल करते समय दीपू ने नींद में घड़ी को जोर से किक मार दी और घड़ी नीचे गिर के टूट गई। प्रश्न 9 दीपू दीदी और भैया के साथ कौन से कार्य करता था? कोई 2 कार्य लिखिए। उत्तर पहला, दीदी की सहेलियों के पास किताबें व या चिट्ठियाँ पहुँचाना। भैया के दोस्तों के लिए चाय नाश्ता देना। 10वां, लालम होने के बावजूद दीपू खुश क्यों नहीं था? तो उत्तर दीपू इसलिए खुश नहीं था क्योंकि दिन भर तो उसे सबकी डांट ही सुननी पड़ती थी, हर तरह की बेगर ढोनी पड़ती थी। दीदी और भैया तो उसे बिना पैसे का नौकर समझकर दिन भर नचाते रहते थे। प्रश्न 11, दादी ने अनोखी घड़ी किसे कहा और उसके बारे में दीपू को क्या बताया? तो दादी ने अनोखी घड़ी का राज बताते हुए दीपू से कहा, भला तकिया भी कहीं बोलता है? असली अलार्म तो हमारे दिल में होता है। जब हमें ज़रूरी उठना होता है तो यह हमें जगा देता है। प्रश्न 12, दादी की घड़ी कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। दादी की घड़ी पाठ का सारांश है कि जब हम जरूरी किसी कार्य के लिए सुबह जल्दी उठना चाहते हैं तो हमारी आंखें स्वतः ही नियत समय पर खुल जाती हैं और हमें किसी अलार्म की आवश्यकता नहीं होती है। पाठ 3 है वह मेरी वसीयत। पहला प्रश्न है बहुविकल्पी प्रश्न है, गंगा में अस्थुओं का विसर्जन करने के पीछे नेहरू जी की गंगा के प्रति मान्यता थी। तो बी, पुरानी रीति रिवाज। नाकामयाबी शब्द में उपसर्ग क्या है? तो ना। उत्तर प्रश्न 3, मेरी वसीयत पाठ में नेहरू जी की कौन सी भावना झलकती है? तो मेरी वसीयत पाठ में नेहरू जी की देश प्रेम की भावना, ये बेस प्रेम नहीं देश प्रेम है, ठीक है, देश प्रेम और एकता की भावना झलकती है। प्रश्न 4, कामयाबी शब्द में ना उपसर्ग जोड़कर नाकामयाबी शब्द बना है। इसी तरह ना उपसर्ग जोड़कर कोई 2 शब्द बनाए। तो ना धनराज नाराज, ना धन मुमकिन नामुमकिन। किसके बदले में कुछ भी दे पाना मुमकिन है? आधार के आधार पर बताइए। तो प्रेम के बदले में कुछ भी दे पाना मुमकिन नहीं है। 6वां, 20 उपसर्ग जोड़कर कोई 2 शब्द बनाइए। तो बी धनकार विकार, बी धनशाल विशाल। प्रश्न 7, नेहरू जी मरने के बाद कोई धार्मिक रस्म अदा नहीं करना चाहते थे, क्यों? क्योंकि नेहरू जी रस्म समझकर उसमें बन जाना एक धोखा मानते थे। ये ना है, ठीक है। प्रश्न 8, नेहरू जी अपनी वसीयत में मरने के बाद भस्म को कहाँ डाल देने की इच्छा व्यक्त की है? तो नेहरू जी ने अपनी वसीयत में मरने के बाद अपनी भस्म को मुट्ठी भर गंगा नदी में तथा शेष बची हुई भस्म को भारत के उन हिस्सों में डालने की बात कही थी जहाँ किसान जी तोड़कर मेहनत करते हैं। 9, अपने ज़िले की किसी भी नदी की विशेषताओं पर 3 वाक्य लिखिए। तो मेरे ज़िले की नदी का नाम वैनगंगा है। यह नदी पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। इस नदी में बड़े बड़े पत्थर मौजूद हैं। प्रश्न 10, नेहरू जी को गंगा नदी से लगाव था, पाठ की किन पंक्तियों से पता चलता है? तो मैंने सुबह के समय गंगा नदी को मुस्कुराते देखा है। दूसरा, गंगा तो विशेषकर भारत की नदी है। तीसरा, गंगा नदी भारत की प्राचीन सभ्यता का प्रतीक रही है। द्वितीय प्रश्न 11, नेहरू जी ने पुरानी रीति रस्मों का विरोध क्यों किया? क्योंकि वह चाहते हैं कि भारत के लोग इन रीति रस्मों की जंजीरों को तोड़कर बाहर निकल जाएं, क्योंकि ये रस्में हमारे देश भारत को आगे बढ़ने से रोकती हैं। 12, किन्हीं 2 महापुरुषों के चित्र चस्पा कर उनके बारे में 5-5 वाक्य लिखी। तो गांधी जी का वास्तविक नाम, पहला है गांधी जी का वास्तविक नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। दूसरा, 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी का जन्म गुजरात के पोरबंदर जिले में हुआ था। तीसरा, इस दिन को विश्व अहिंसा दिवस एवं गांधी जयंती के नाम से जानते हैं। इनके पिताजी करमचंद गांधी एक दीवान थे। इनकी माता जी पुतलीबाई धर्म के प्रति काफ़ी लगाव था। एक और के लिए लिखना था पर यहाँ पर जगह नहीं बची है, तो आप नेहरू जी के बारे में लिख सकते हैं और उनके गांधी जी और नेहरू जी का चित्र चिपका सकते हैं। प्रश्न 4, 2 कविताएं। दिन दिन धा धमक धमक पंक्ति में अलंकार है। तो पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है, ऑब्जेक्टिव है। फूले कदम कविता में कवि का मन कैसे छूना चाहता है? तो कदम को छूना चाहता है। तीसरा प्रश्न, दादुर का कंठ खुलना से क्या आशय होता है? वर्षा के आगमन पर मेंढक जो अपने कंठ से आवाज़ निकालते हैं उस ध्वनि को यहाँ कहा गया है दादुर का कंठ खुला। चौथा, में 1 बजे कविता में किस ऋतु का वर्णन किया गया है? तो होता है वर्षा ऋतु का। वर्षा ऋतु में कौन सा पक्षी नृत्य करने के लिए जाना जाता है? तो उत्तर वर्षा ऋतु में मोर नृत्य करने के लिए जाना जाता है। प्रश्न 4, दामिनी शब्द के 2 पर्यायवाची लिखिए। दामिनी है विद्युत, चपला और बिजली। 7, दोनों कविताओं में आए समान ध्वनि वाले शब्दों को खोज कर लिखिए। तो खुला धुला, चंदन वंदन, चमक दमक, रीता बीता, बरस तरस। 8, पंख बना हसचंद पंक्ति का भावार्थ लिखिए। तो वर्षा के मौसम में जब मिट्टी गीली हो जाती है तो उस मिट्टी में खुशबू आने लगती है, तब वह गीली मिट्टी हरिश्चंद्र के समान लगती है। प्रश्न 9, बादल गुस्से में क्यों लग रहा है? तो उत्तर, बादल में जब गरजने और बिजली के चमकने की ध्वनि आती है तो ऐसा लगता है कि मानो बादल गुस्से में है। प्रश्न 10, टहनी टहनी कंदुक सम झूले कदम पंक्ति का अर्थ लिखिए। तो कदम के पेड़ में जब गेंद के समान फूल आते हैं तो वे ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे मानो कदम के पेड़ पर गेंदें झूल रही हों। अगर आपको जो
जो वीडियो की स्पीड है बहुत ज़्यादा लग रही है, तो आप वीडियो की स्पीड जो है वो कम कर दीजिए ताकि आवाज़ अच्छे समझ पाएँ और आप सुनकर लिख सकें। द्वितीय प्रश्न 11 मेघ बजे कविता का सार अपने शब्दों में लिखना है। वर्षा ऋतु के आगमन पर बादल गरजने लगता है और बिजली चमकने लगती है, मेंढकों का कंठ खुल जाता है, चारों ओर साफ सफाई हो जाती है। ऐसा प्रतीत होता है मानो धरती का हृदय धुल गया हो और गीली मिट्टी हरिचंदन, अच्छा यहाँ पे हरिचंदन है ना, कहाँ गया यहाँ पे, ये हरिचंदन है, सॉरी वहाँ पे मिस्टेक हो गई थी। तो जो गीली मिट्टी है वो हरिचंदन के समान लगने लगती है और किसान अपने हलों को खेती के लिए तैयार करते हैं। वर्षा ऋतु पर 10 वाक्य लिखना है। उत्तर, वर्षा ऋतु सबसे महत्वपूर्ण ऋतु है। दूसरा, वर्षा ऋतु को ऋतुओं की रानी भी कहा जाता है। तीसरा, वर्षा ऋतु जुलाई माह में शुरू होती है। चौथा, मानसून के कारण वर्षा ऋतु में काफ़ी अधिक वर्षा होती है। प्रश्न 5वां, वर्षा ऋतु में आसमान में बादल छाए रहते हैं। छठवां, वर्षा ऋतु में मौसम काफ़ी सुहावना रहता है। सातवां, इस ऋतु में चारों ओर हरियाली दिखाई देती है। आठवां, वर्षा ऋतु में पानी की कमी पूरी हो जाती है। नौवां, वर्षा ऋतु में पानी इकट्ठा होने से मच्छर पैदा हो जाते हैं। 10वां, वर्षा ऋतु में बहुत सी बीमारियां होती हैं। प्रश्न 5वां, पार्ट 5, मध्य प्रदेश का वैभव। बहुविकल्पी प्रश्न, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो यह मंडला में है। अंक शब्द का एक अर्थ है तो संख्या, दूसरा अर्थ है गोद, है ना। प्रश्न 3, पाठ के अनुसार मोक्षदायिनी नदी किसे कहा गया है, तो मोक्षदायिनी नदी नर्मदा नदी को कहा गया है। पाठ में झीलों की नगरी कौन सा शहर है, तो पाठ में झीलों की नगरी भोपाल शहर को कहा गया है। सुहन खेलता है, मुनिया पढ़ती है। वाक्य में से क्रिया शब्द को छांट कर लिखना है, तो खेलना और पढ़ना। अवंतिका नगर के में वो वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है, तो इसे उज्जैन नाम से जाना जाता है। बुंदेली के प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है, तो राई, सैरो, बंधवा और बुंदेली। प्रश्न 8वां, मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध बोलियां कौन कौन सी है, तो बुंदेली, मालवी, नेमाड़ी, भीली और बघेली मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध बोलियां हैं। मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों में कौन कौन से जीव पाए जाते हैं, चीतल, सांबल, बारहसिंगा, तेंदुआ, नीलगाय, भालू और भेड़िया। 10वां, ग्वालियर की किन्हीं 3 विशेषताओं का वर्णन कीजिए, तो पहला, ग्वालियर अपनी प्राचीन कला के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा, यहीं पर संगीतज्ञ तानसेन और बैजू बावड़ा के संगीत प्रतिशत पर्दा मौजूद हैं। ग्वालियर में महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल है। द्वितीय प्रश्न 11वां, मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों एवं उनके जिलों के नाम लिखिए, तो माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो कि उमरिया जिले में है, माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी जिले में, सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान होशंगाबाद जिले में, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान पन्ना जिले में, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान मंडला जिले में और वन विहार भोपाल जिले में है। मध्य प्रदेश को लघु भारत क्यों कहते हैं, मध्य प्रदेश में विभिन्न धर्मों, रीति रिवाजों व मान्यताओं के लोग परस्पर भाईचारे और सद्भाव से निवास करते हैं। यहाँ भारत के अन्य सभी प्रदेशों में मनाए जाने वाले सभी तीज त्योहार मनाए जाते हैं, अतः मध्य प्रदेश को लघु भारत कहना ठीक है। प्रश्न पार्ट 6, राखी का मूल्य। तो उत्तर है पहला, रानी कर्मवती का हुमायूं को राखी भेजने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था, तो सहायता मांगना। तत्पुरुष समास में प्रधान होता है तो अंतिम। हिंदू बैग, फिर यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा कट गया है, हिंदू बैग कौन था, तो इसको हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगला है प्रश्न 4, रानी कर्मवती ने हुमायूं को राखी क्यों भेजी, तो रानी कर्मवती ने हुमायूं को राखी अपनी सहायता के लिए भेजी। प्रश्न 5, हम लोग सदियों से हंसते हंसते प्राण न्यौछावर करते आए हैं। वाक्य में रेखांकित मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो बलिदान हेतु तत्पर रहना। प्रश्न 6, जहाँ बना ऐसे मग्न है महारानी कर्मवती ने क्या जादू का पिटारा भेजा है। वाक्य में जहाँ बना कौन है, तो जहाँ बना राजा हुमायूं है। प्रश्न 7, रानी कर्मवती का पत्र सुनकर हुमायूं की जगह आप होते तो क्या करते, तो रानी का पत्र पढ़कर मैं भी शत्रुता भुला देता और रानी कर्मवती की सहायता करता। पाठ में आयोजक चिन्ह वाले शब्दों को छाट कर लिखिए, दूर दूर, हंसते हंसते, पढ़ते पढ़ते, धोते धोते और बैरभाव। राखी वह शीतल प्रलेप है जो सारे घावों को भर देती है। पंक्ति का अर्थ अपने शब्दों में लिखिए, तो इस पंक्ति का आशय है कि राखी शत्रुता के घाव को भरने का कार्य करती है और राखी से जो है वो सारे घाव भर जाते हैं और मैत्री का मतलब यहाँ पे एक लाइन कट चुकी है तो को भरने का कार्य करती है और राखी से जो है वो जो सारे द्वेष हैं वो दूर हो जाते हैं, है ना। तो ये लिख सकते हैं आप। प्रश्न 10, जिन्हें प्राण देने का चाव है वे रही राखी स्वीकार करें। इस पंक्ति से रानी का क्या आशा है, तो रानी कर्मवती मेवाड़ की वीर सपूतों की मेवाड़ की रक्षा करने के लिए राखी को आगे बढ़ाती है और कहती है कि वे लोग ही इस राखी को ले जो अपने प्राण देने के लिए तत्पर हैं। प्रश्न 11, राखी के अलावा आप किसी अन्य त्यौहार के बारे में 8 से 10 पंक्ति लिखी, तो दीपावली हिंदुओं का प्रमुख त्यौहार है। दीपावली के दिन भारतीय अपने घरों को दीयों से सजाते हैं। दीपावली भारत का सबसे लोकप्रिय त्यौहार है। दीपावली भगवान राम की याद में मनाया जाता है। इस त्यौहार को घरों में रंगोली से सजाया जाता है। बच्चे इस त्यौहार पर पटाखे जलाकर बहुत खुश होते हैं। प्रश्न 12, राखी के महत्व को 8 से 10 पंक्तियों में लिखी, तो उत्तर पहला, रक्षाबंधन हिंदुओं का प्रमुख त्यौहार है। रक्षाबंधन का त्यौहार भारत में मनाया जाता है। रक्षाबंधन का त्यौहार भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। रक्षाबंधन से कई प्राचीन कहानियाँ जुड़ी हैं। रक्षाबंधन पर बहनें अपने भाई को राखी बांधती हैं। रक्षाबंधन पर बहनें अपने भाई की लंबी आयु की कामना करती हैं। राखी के बदले भाई बहन को उपहार देता है और उनकी रक्षा का वचन देता है। एक भाई के लिए राखी का बहुत महत्व होता है। तो ये जो लाइन है ना, आप इस क्वेश्चन में लिख सकते हैं कि ये वाला कहाँ गया,
शत्रुता के घाव को भर देने का कार्य करती है और प्रेम भाव को जगाती है। रक्षाबंधन में जो है बहनें भाई को राखी बांधती हैं और भाई उसके बदले बहन की रक्षा करने का प्रण लेते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम आगे के 6 अध्याय जो हैं वो डिस्कस